Good morning, friend. Myself, MD Noor Islam from Proveda Marketing Private Limited. आज आपको द पावर ऑफ फोकस का लेसन नंबर 4 इस ऑडियो में मिलेगा। इससे पहले लेसन नंबर 1, 2, 3 अगर आपने नहीं सुना है हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात द पावर ऑफ फोकस की जो है वो ये है कि इस बुक को अगर आपने पूरा पढ़ा या सुना तो आपके सोचने के अंदाज में गुणात्मक रूप से परिवर्तन होगी और आपका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगा। चलिए बिना देर करते हुए हम चालू करते हैं द पावर ऑफ फोकस, जिसके लेखक है जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन, लेस हेविट। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 4, विफलताओं से उबरना। आप एक विजेता हैं। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है, ये कहा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। क्या आपने कभी भविष्य में अचानक या अप्रत्याशित उलटफेर का अनुभव किया है? उदाहरण के लिए अचानक आपके पास किसी टैक्स का बिल आ गया हो जिसने पूरे साल के आपके मुनाफे को छीन लिया हो, या बैंक ने आपका कर्ज वापस ले लिया क्योंकि आपने कुछ भुगतान नहीं किए जिससे वे घबरा गए। कम से कम आपकी कहानी ऐसी ही है। और कभी रातों रात शेयर बाजार धड़ाम हुआ और आपकी कुल संपत्ति का 25% गायब हो गया। व्यवसाय में हम सभी ने कभी न कभी असफलताओं का सामना किया है। लंबे दौर में ये महज खेल का हिस्सा है। बाजार ऊपर चढ़ते हैं और नीचे गिरते हैं, मंदी आती और जाती है। हम उनके पिछले 1 साल के इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि क्यों कुछ लोग असफलताओं से सफलतापूर्वक निपट लेते हैं जबकि दूसरे अक्सर हार मान लेते हैं। हम ध्यान के विभिन्न पहलुओं पर और भी गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि जब आप किसी विफलता का सामना कर रहे होंगे तब वे आपको और भी मुश्किल में डालेंगे। और स्पष्ट रूप से हम अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की चर्चा उन उद्यमियों के अनुभवों के साथ करेंगे जिन्होंने अपनी विफलताओं को जबरदस्त जीत में बदल दिया। किसी असफलता या संकट का सामना करते समय ऐसे दो विपरीत और ध्रुवीय विकल्प हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। पहला, चुनौती का सामना आने दो उसे की सोच के साथ करें। दूसरा, अपने सिर को इस उम्मीद के साथ रेत में गाड़ लेना कि सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पहले विकल्प को चुनने वाले लोग वास्तव में चुनौतियों का सामना मजे से करते हैं जब उन पर दबाव पड़ता है और वे अपनी क्षमता को परखते हैं। दूसरे लोग जब किसी संकट का सामना करते हैं तो बस उसका सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, भले ही उनके पास सारे जवाब ना हो या कोई कार्य योजना ना हो। इसमें एक बार में एक कदम लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि अगला कदम कहाँ ले जाएगा। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो किसी भी चुनौती पर साधारणता कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और दुर्भाग्य से आगे जाकर भुगतते हैं। प्रसिद्ध सैन फ्रांसिस्को केबल कार में ग्रिप मैन की नौकरी कर रहे हमारे युवा और मस्त मौला मित्र डब्ल्यू मिशेल को निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। 28 वर्ष की उम्र में वो सुंदर दिखने वाला एक अविवाहित व्यक्ति थे जो पर्यटकों से रोज होने वाली बातचीत का आनंद ले रहे थे। मिशेल के दो खास लक्ष्य थे जिन पर वो काम कर रहे थे। पहला था अपना पायलट का लाइसेंस प्राप्त करना और दूसरा था एक सुंदर बड़ी होंडा मोटरसाइकिल खरीदना। अंत में वो ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां दोनों ही लक्ष्य एक यादगार दिन पर फलीभूत होने को आ गए। उस दिन उड़ान के कई सबकों को पूरा करने के बाद ऐसा दिन आया था जब वह अकेले उड़ान भरने वाले थे। कोई प्रशिक्षक नहीं, बस वह खुद, उनका विमान और खोज करने को एक बड़ा आसमान। मिशेल ने अपनी उड़ान पूरी की, कोई समस्या नहीं हुई और सफल लैंडिंग के बाद वे खुशी से झूम रहे थे। फिर वो अपनी नई चमचमाती मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में घूमने निकले। वो कितना शानदार दिन साबित हो रहा था। एक चौराहे पर हरी बत्ती को पार करते समय मिशेल ने लॉन्ड्री के ट्रक को नहीं देखा और उसे ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। वो हवा में उछले और उनकी मोटरसाइकिल उस ट्रक के नीचे चली गई। कुछ सेकंडों के भीतर पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खुल गया और तेल के साथ गर्मी के मिल जाने से मिशेल आग के गोले की तरह जलने लगे। उनकी मौत हो जाती अगर एक सेल्समैन ने, जो कोने पे खड़ा था, बहादुरी दिखाते हुए उनकी तरफ लपका ना होता। वो अपनी डीलरशिप से एक अग्निशमक लेकर बेतहाशा दौड़ा और उसने आग को बुझा दिया। मिशेल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनका चेहरा झुलस गया था और उनके हाथ ठूंठ की तरह हो गए थे। एक ऐसा जीवन जो संभावनाओं से भरा था उसे कुछ सेकंड में ही मसल दिया गया। मिशेल को कई महीनों तक असहनीय दर्द को झेलना पड़ा और राहत की बेहद धीमी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनके चेहरे को
फिर से आकार देने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता थी। उनके शरीर में झुलसने से बने घाव इतने गंभीर थे कि किसी भी तरह के कपड़े पहनना उनकी संवेदनशील त्वचा पर अत्याचार था। लेकिन इन सब के बावजूद मिशेल जीवित थे। कई अन्य प्रकार की मुश्किलें थीं, जैसे वो जब स्कूल के रास्ते से गुजरते थे तो स्कूली बच्चे उन्हें राक्षस राक्षस कहकर चिढ़ाते थे। मिशेल का जीवन एकदम नया और अपने पुराने सपनों व इच्छाओं से एकदम अलग हो गया था। वह कोलोराडो के एक छोटे से शहर में चले गए, जिसे क्रेस्टेड ब्यूट कहा जाता था, और सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते उन्होंने अपने निजी पायलट के लाइसेंस को फिर से हासिल किया। इसलिए जीवन बेहतर हो रहा था। मिशेल ने दो दोस्तों के साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने वर्मोंट कास्टिंग की शुरुआत की। वो विडंबनात्मक रूप से लकड़ी से जलने वाले स्टोव की कंपनी थी। वह व्यवसाय चल निकला और मिशेल बोर्ड के चेयरमैन बन गए। सैन फ्रांसिस्को में आग के उस भयानक हादसे के 4.5 साल बाद कड़ाके की सर्दियों वाले एक दिन मिशेल कुछ दोस्तों को विमान में घुमाने ले गए। हालांकि विमान जैसे ही हवा में ऊपर उठा, मिशेल समझ गए कुछ गड़बड़ है। विमान ठीक से नहीं उड़ पा रहा था, वो रुक गया, मतलब पंखों ने घूमना बंद कर दिया था। और इससे पहले कि मिशेल विमान की क्रैश लैंडिंग करा पाते, वह रनवे पर गिर पड़ा। उन्हें डर था कि आग लगेगी, इसलिए उन्होंने यात्रियों से तुरंत बाहर निकल जाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन मिशेल की पीठ के दर्द ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। पता चला कि उन्हें लकवा मार गया था और उन्हें यह बताया गया कि वो दोबारा कभी नहीं चल सकेंगे। अगर आप मिशेल जैसी परिस्थिति में होते तो क्या करते? क्या ये जायज़ है? एक भयंकर हादसा ही काफ़ी होता है, लेकिन एक और पंगु बना देने वाले अनुभव का थोपा जाना ज़्यादातर लोगों के होश गुम कर देगा। मिशेल कहते हैं कि यह मुश्किल से भी कहीं ज़्यादा था। उस घटना के बाद क्या हुआ देखिए। मिशेल क्रेस्टेड ब्यूट के मेयर निर्वाचित हुए। अभियान को लेकर उनके लेबल पर लिखा था, महज सुंदर मुखड़ा ही नहीं। फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी पर विजय पाई, जिसे दुनिया जानती है। उन्होंने एक सुंदर पहाड़ को बर्बाद करने से रोक लिया। उसी पहाड़ के आगे वह शहर बसा था। मिशेल ने अपना ही रेडियो होस्ट किया और अब दुनिया भर में घूम घूम कर दर्शकों को अपने प्रेरक वकालती संदेश से प्रेरित करते हैं। बात ये नहीं कि आपको क्या हुआ, मायने ये रखता है कि आपने उसके बारे में क्या किया। इसी शीर्षक वाली उनकी पुस्तक अवश्य पढ़ने लायक है। ये आपको www.wmichel.com पर मिलेगी। ओह, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शुरुआती W का मतलब क्या है, तो मिशेल कहते हैं वंडरफुल। चैंपियन जैसी मानसिकता रखिए। जैसा कि मिशेल की अविश्वसनीय कहानी साबित करती है, आप अपने जीवन को जीने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आपको धराशायी कर दिया गया है। मिशेल ने जीवन को इस तरीके से देखा, मेरे साथ हुए हादसे से पहले मैं 10,000 चीज़ें किया करता था, अब मैं केवल 9,000 ही कर सकता हूँ। मैंने उन 9,000 पर ध्यान लगाया जिन्हें मैं अब भी कर सकता हूँ, और उन 1,000 को छोड़ देता हूँ जो अब मेरे बस की बात नहीं है। कई लोग इससे कम झटकों के बाद ही उल्टा करने लग जाएंगे। वे बरसों इस बात का रोना रोने में बिता देंगे कि उन्होंने क्या खो दिया, और इस बात को भूल जाएंगे कि उनके पास दूसरे विकल्प भी थे। दूसरे लोग बिक्री में अपनी प्रगति को तेज करने के लिए अप्रत्याशित घटना का इस्तेमाल करते हैं। लेस, एक बार मैं जायदाद की खरीद बिक्री करने वाले एक ऐसे युवा एजेंट से बात कर रहा था जिसने महीने के आखिर तक 2 बड़ी अच्छी बिक्री लगभग तय कर ली थी। असल में उसे लेन देन पूरा हो जाने का इतना विश्वास था कि उसने कागजात पर दस्तखत होने से पहले ही पूर्व अनुमान के आधार पर कमीशन भी तय कर लिया था। ये कोई अच्छी योजना नहीं थी। दोनों ही सौदे रद्द हो गए। मैंने उससे पूछा कि इस झटके से उबरने में उसे कितना वक्त लगा। उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कहा, लगभग पूरा महीना। दूसरे तरफ मैंने जायदाद का काम करने वाले उसी ऑफिस के नंबर पर एक एजेंट से बात की जो टॉप में था, जिसने लगातार 2 वर्षों तक उस उपलब्धि को बनाए रखा था। मैंने जब उसे 2-2 सौदे गंवा देने की बात बताई और पूछा कि इससे उबरने में उसे कितना वक्त लगेगा, तो उसका जवाब था, स्वाभाविक रूप से मुझे निराशा होती, लेकिन 24 घंटे के भीतर मैं फिर से फ़ोन मिलाना शुरू कर देता। कितना बड़ा अंतर है। आप जब ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तब आपके प्रतिक्रिया करने का खास समय कितना होता है? बहुत ज़्यादा। या फिर आप तेज़ी से अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाते हैं? आपके तुरंत वापसी करने की क्षमता का भविष्य में आपकी सफलता से गहरा संबंध होता है। एक बात हम निश्चित तौर पर जानते हैं, यदि आपके सपने और लक्ष्य बड़े हैं, तो आपके सामने कुछ बड़ी रुकावटें आएंगी। जबरदस्त वापसी करने की क्षमता रखने वाले लोगों में चैंपियन जैसी मानसिकता होती है।
दूसरे शब्दों में औसत प्रदर्शन करने वालों की तुलना में वे अलग किस्म से सोचते हैं और जब बात नतीजों की आती है तो वे औसत प्रदर्शन करने वालों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर आप चैंपियन जैसी मानसिकता कैसे रखेंगे? जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था, सफल होने के लिए आपके पास बड़े कारण होने चाहिए। लक्ष्यों को तय करना जरूरी है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बात आती है तो यह बात काफ़ी मायने रखती है कि वैसे लक्ष्य आपके लिए इतने अहम क्यों हैं। पेशेवर साइकिलिस्ट लॉस आर्मस्ट्रॉन्ग पर गौर कीजिए, जो कैंसर को मात देने में सफल रहे और जिन्होंने उसके बाद टूर डे फ्रांस की प्रतियोगिता में 7 बार जीत दर्ज की, जबकि दुनिया भर की साइकिलिंग प्रतियोगिता में वो सबसे कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता है। आज तक उस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं जा सका है और शायद कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। जब उनसे ये पूछा गया क्या वो कैंसर के जंग जीतने के रूप में लोकप्रिय होना चाहेंगे या फिर रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट के रूप में, तो लॉन्स ने बताया कि तेजी से फैलते कैंसर पर उनकी जीत कहीं अधिक मायने रखती है। उनका क्यों दुनिया को ये दिखाने के लिए था कि अनुशासन, संकल्प और निष्ठा के साथ आप जीवन में सामने आने वाली सबसे बड़ी मुश्किलों से भी जीत सकते हैं और ऐसा करते हुए संभवतः दूसरों को भी उनकी जीत दर्ज करने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये एक बड़ा क्यों है। जैसा कि पादरी एंडी स्टेनली कहते हैं, आपकी सोच जब स्पष्ट होती है तब आप अपने विकल्प सीमित करते हैं और निर्णय करना आपके लिए आसान होता है। दूसरे शब्दों में आपके पास आगे बढ़ने और आखिर में सफल होने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। आपकी मानसिकता जब चैंपियन जैसी होती है तब विफलता का सामना करने पर निर्णय आसानी से लिए जाते हैं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं पाते। चैंपियन कठिनाइयों को किसी स्पर्धा की तरह लेते हैं जिसे जीतने की बात वो ठान चुके होते हैं। मंदी की बीमारी से उबरना। विफलता कई रूपों में सामने आती है। वो आपके स्वास्थ्य, संबंधों, आपकी वित्तीय सुरक्षा और बेशक आपके कैरियर या व्यवसाय को खतरे में डाल सकती है। अक्सर गंभीर मंदी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है और अचानक नौकरियों, जायदाद एवं कम पूंजी वाले व्यवसायों पर सुनामी जैसा हमला होता है। इसमें पूरी ताकत होती है और हैरानी होती है कि कुछ लोग ही चेतावनी के संकेत समझ पाते हैं। इस पुस्तक के लेखकों और जोखिम उठाने वाले उद्यमी होने के नाते हम सभी ने कुछ गलत फैसले किए हैं और कभी कभी अर्थव्यवस्था ने हमें धूल चटाने वाला घूंसा जड़ा है जिसे हम अपनी तरफ आते भी नहीं देख पाते। लेस वर्ष 1980 में मैं प्रत्यक्ष बिक्री करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के स्वतंत्र वितरक के रूप में जबरदस्त काम कर रहा था। मैंने कंपनी के बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लगातार 3 महीने तक देश में उस कंपनी का नंबर 1 वितरक बना रहा। इसके फलस्वरूप मैंने और मेरी पत्नी फ्रैन ने फ्रांस, बहामास एवं कैलिफोर्निया के विदेशी स्थलों पर जाने के लिए अनेक ट्रिप जीते और वह पैसा किसी वरदान की तरह था। मेरी आय पिछले 18 महीनों में आसमान छूने लगी थी। कुल मिलाकर जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वह 2 साल बाद मुश्किल से घिर गई। अर्थव्यवस्था को एक और मंदी ने झकझोर दिया था, जिसके बाद साल के अंत तक ब्याज की दर 22% तक जा पहुंची। मुझे अपना ऑफिस बंद करना पड़ा, भले ही 4 साल की लीज बाकी थी। मकान मालिक बिना पैसा चुकाए मुझे वहां से जाने नहीं देना चाहता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तरह तरह के मुश्किल काम करने के बाद मैं एक एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी में बतौर कमीशन सलाहकार के रूप में काम करने लगा, किंतु 6 महीने के भीतर वो कंपनी कंगाल हो गई और मैं सड़क पर आ गया। मेरी नौकरी जा चुकी थी, मेरी पत्नी भी काम नहीं कर रही थी, हमारी 3 साल की एक बेटी थी और 3 महीने का एक बेटा, जिनकी हमें अच्छी देखभाल करनी थी। आपकी दुनिया जब बिखर जाती है तब आप क्या करते हैं? चिंता से बीमार पड़ने और रचनात्मक भावनाओं से लगातार जूझने की बजाय आप व्यवहारिक समाधान पर ध्यान देते हैं। चिंता से और अधिक तनाव पैदा होता है और उनसे वो रचनात्मकता कभी नहीं मिलती जिसकी ज़रूरत फिर से उठ खड़े होने के लिए पड़ती है। वर्षों तक मुझे जबरदस्त सलाह देने वाले और मेरे महान मार्गदर्शक जिम रॉन ने एक ऐसी रणनीति बताई जो जीवन को बदल देने वाली थी। उन्होंने कहा, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने वाले 10 विकल्पों की एक सूची बना लो। अपने आप को विवश करो कि 10 पूरे हो जाएं और उन्हें लिख लो। पहले 2 या 3 ऐसे होंगे जिन्हें तुम करना ना चाहो, फिर भी लिखते जाओ और हो सकता है कि जब तुम 8 या 9 तक पहुंचो तो तुम्हें एक शानदार उपाय सूझ जाए।
मैंने जिम की सलाह को माना और एक रात लगभग 2 घंटे तक अपने दिमाग को कसरत कराते हुए अपनी सूची तैयार की। जैसा कि उन्होंने कहा था, ठीक उसी के अनुसार एक बहुत अच्छा उपाय मेरी सूची के पूरा होने तक सूझ गया। ये एक व्यवसाय था जिसे अचीवर्स कनाडा कहते हैं, और हताशा के उस पल से वह विचार फलने फूलने लगा तथा मैं देश की एक सबसे बड़ी सेमिनार कंपनी बना सका। इससे मुझे और मेरे परिवार को पैसे कमाने के अनेक स्रोत मिले तथा ज्ञान का ऐसा भंडार मिला जो उस काम की दिशा में एक बड़ा कदम था जिसे मैं आज कर रहा हूँ। अपने 10 सर्वोत्तम विकल्पों की सूची तैयार करने के लिए इस अध्याय के अंत में कार्रवाई के कदम खंड का उपयोग करें। मैंने जो सीखा वो यही है, हमारे भीतर टिके रहने और तरक्की करने की इतनी बड़ी क्षमता होती है कि आप सोच नहीं सकते। कठिन समय आपको चुनौती देता है कि आप आगे बढ़ें और अपने अंदर की ताकत को खंगालें। जहां नए नए विचार इस इंतजार में रहते हैं कि आप उन्हें जीवन में लागू करेंगे। कुछ बाधाओं को उस जीवन की रचना करने के आड़े मत आने दीजिए जिस जीवन के आप हकदार हैं। इस चुनौती का सामना कीजिए और उसके चिथड़े उड़ाते हुए आगे बढ़ जाइए। मंदी चेतावनी के संकेत। शेयर बाजार कुछ ज़्यादा ही समय तक उछल उछाल पर रहा है, जिसके चलते कई कंपनियों का कागजी मूल्य जबरदस्त हो गया है, लेकिन वास्तविक मुनाफा इतना नहीं है। हिसाब पुस्तक बराबर होना निश्चित है। वर्ष 2000-2001 के .com बुलबुले को याद कीजिए। आय और आपकी टीम निश्चिंत हो गई है कि झूठी सुरक्षा की भावना ने आपको शिथिल बना दिया है। आपको पैरों तले खिसकती बदलाव की रेत का अंदाजा नहीं है जो आपके उत्पाद या सेवा को गर्त में ले जा सकता है। याद कीजिए कैसे डिजिटल तकनीक ने वीडियो टेप और डीवीडी उद्योग को निगल लिया था। व्यापार और निजी घरों के कर्ज का बोझ बेहिसाब ढंग से अधिक है। कर्ज के प्रबंधन में अव्यवस्था ने ग्रीस, इटली, आयरलैंड और अमेरिका तक को घुटने के बल ला दिया है। सरकारें बढ़ते कर्ज के संकट को चेतावनियों के बावजूद अनदेखी करती रहती हैं। जब अरब खरब मुखधारा के शब्द बन जाए तो संभल जाइए। अगर आप 30 साल के होते हैं और आपको कोई हर सेकंड $1 दे रहा होता तो भी आपको $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 52 वर्ष लग जाते हैं। है ना होश उड़ाने वाली बात। जब बड़े बड़े निगमों के भीतर लालच समा जाता है तो नतीजे अनुमान के अनुसार ही होते हैं। हेलो, लेमन ब्रदर्स, वर्ल्डकॉम, एनरॉन तथा ऐसी ही कई कंपनियों का अंत कॉरपोरेट कब्रिस्तान में हुआ। दुर्भाग्य से इनके शिकार आम करदाता होते हैं जिनकी इस मामले में थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी नहीं चलती। आप इन सारी बातों पर जब मंथन करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी मंदी के मूल में ध्यान की कमी होती है। आपका ध्यान जब गलत बातों पर केंद्रित होता है, जैसे अहंकार, राजनीति और अपनी ही जेब को भरने पर, तो अपने आप ही बत्ती बुझाने वाला स्विच दबा बैठते हैं। जबकि आपको उसी पर ध्यान देना था कि कैसे उन लोगों के मूल्य को उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं के रूप में सही मायने में बढ़ाएं जिनकी आप सेवा करते हैं। मंदी को तोड़ने वाले, यहाँ तूफान में सुरक्षित रखने वाली कुछ रणनीतियाँ बताई जा रही हैं जो आपको अगली मंदी के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगी। हाँ, एक और मंदी आने वाली है, अपने इतिहास को खंगाल लीजिए। सुरक्षित कोष बनाइए। बेहिसाब संपन्नता या सुखाड़ की स्थिति बनाकर मत रखिए। आप इससे कहीं अधिक होशियार हैं। ऐसे लोग जो मंदियों के तूफान को झेल जाते हैं, उन्होंने अपने मुनाफे के 20% या उससे अधिक की बचत या निवेश की एक अच्छी आदत डाल ली है। अध्याय 3 में पीटर डैनियल की कहानी याद है। 5 वर्षों में वह 3 बार कंगाल हुए। वह कोई कम नहीं था। उनके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के किले का एक बड़ा आधार ठोस सुरक्षित कोष है। आप भी ऐसा ही कीजिए। आप जब तूफान में फंसे हैं और वित्तीय स्थिति की आपकी नाव मझधार में डगमगा रही हो, तो इसका मतलब शायद यही है कि आपने उन सबकों को सीखने पर ध्यान नहीं दिया जिन्हें आपको सीख लेना चाहिए था। इसलिए अपने सबक सीख लीजिए और गलतियों को मत दोहराइए। आप बस किसी तरह टिके रहना चाहते हैं, समझा जा सकता है। हालांकि बाद में कभी ये जरूर सोचिएगा कि आप और अच्छा क्या कर सकते थे और उसका उपयोग अच्छा तरह कैसे कर सकते थे। सतर्क रहिए। जहाज के कप्तान की तरह आपको हमेशा संकट के किसी भी संकेत पर नजर रखना चाहिए। वर्ष 1912 में अपने पहले समुद्री सफर पर टाइटैनिक के डूबने का एक कारण यह था कि उस व्यक्ति के पास दूरबीन नहीं थी जिससे कि वह बर्फ की चट्टानों को देख सके। बिना तैयारी के मत रहिए। अनुभवी लोगों से बात कीजिए। अपने उद्योग से संबंधित लेख पढ़िए। ट्रेंड पर चर्चा कीजिए। व्यापार में कारोबारी भविष्य का अनुमान सटीक ढंग से लगाने की अपनी क्षमता के कारण डूबते या तैरते हैं।
नकारात्मक खबरों से बचिए। मीडिया और कुछ ना करने वाले नकारात्मक खबरों से प्रेम करते हैं। उनके लिए मंदी किसी भोज में जाने जैसा होता है, जहां बेहिसाब खाना मिलता है। इस कतार में शामिल ना हो। मंदी पर ध्यान लगाने से मंदी और बढ़ जाती है। इसके बजाय इसमें शामिल ना होने पर ध्यान लगाइए। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा कीजिए। कभी कभी हद से ज़्यादा आम सहमति विचारों को इस कदर बांट देती है कि या तो खराब फैसला किया जाता है या कोई फैसला हो ही नहीं पाता। यह अच्छी बात नहीं है। आपको जब सही रास्ता चुनना हो, विशेष तौर पर जब आपको ही फैसला करना हो, तो अपने मन की आवाज़ को सुनिए। यदि आपको निर्णय लेने वाले को मनाना हो तो भावुक अंदाज में विवश कर देने वाले तरीके से अपनी बात रखिए, जिसमें अकाट्य प्रमाण हो। अपने दक्षता के काम में जुटे रहें। चमकीली आकर्षक चीज़ों से बचें। आप जब तेजी से अपना दायरा बढ़ाते हैं या अलग अलग काम करते हैं तो आपके संसाधन इतने दबाव में आ जाते हैं कि उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में उनके लिए कुछ ज़्यादा ही खतरा पैदा हो जाता है। वारन बफेट और दूसरे दिग्गजों को याद कीजिए जो उसी काम को करते हैं जिसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। आपको हर उस मौके पर कूद पड़ने की ज़रूरत नहीं है जो सामने आता है। उद्यमियों के लिए इससे बचना मुश्किल होता है, क्योंकि मुनाफे वाले उबाऊ कारोबार में रोमांच खत्म हो जाता है। हम सभी को रोमांच पसंद होता है। खतरे में जीना, भले ही बाद में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है, अब से इसे ना कह दीजिए। अमेरिका में काम से जुड़े डिप्रेशन, तनाव और चिंता के कारण हर वर्ष 1,35 करोड़ दिनों के काम का नुकसान होता है। सतही तौर पर यह आसानी से दिख जाता है कि मंदी से तनाव क्यों होता है, हालांकि इसके गहरे कारण भी हो सकते हैं। जैक, उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था का अनुभव करना तनावपूर्ण होता है। मैं जानता हूँ, मैंने ऐसे कई बार भुगता है। सच में बेहद तनावपूर्ण होता है। इससे जो मानसिक तनाव पैदा होता है उसके पीछे अक्सर नकारात्मक धारणाएं होती हैं। आमतौर पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए के रूप में होती है, जो आपकी ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह को रोकती है और यह तनावपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी एक छात्रा थी जिसने बचपन में अपने पिता को ये कहते सुना था कि हालात कितने मुश्किल हैं और वे परिवार के सभी बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय मंदी थी। 6 साल की उम्र में ही उसने तय किया कि वह भूखी नहीं सोएगी। उसके पिता बस वैसे ही कह रहे थे, लेकिन उसने उनकी बात को सुना और उसके छोटे मस्तिष्क ने कहा, हे भगवान, अगर वो सारे बच्चों को खिला नहीं सकते तो मैं उनमें से एक रहूं जिसे भोजन मिल जाए। इसलिए वो पूरी तरह से अनुकरणीय बच्ची बन गई। उसे स्कूल में ए ग्रेड मिलते थे। हाई स्कूल में वह पढ़ाई के अलावा भी सारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। वह स्कूल की स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनी, स्वयं सेवा से काम करती थी, अपना बिस्तर ठीक करती थी, किचन की सफाई करती थी, अच्छी तरह कपड़े पहनती थी। लेकिन इन सब के बीच अंदर से वो बेहद घबराई रहती थी। वो हमेशा डरी रहती थी कि अगर वो अच्छी नहीं बनी रही तो कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ समय पहले जब मैं उसके साथ विचार विमर्श कर रहा था, तब मैंने पूछा, इस कोचिंग प्रोग्राम से तुम क्या हासिल करना चाहती हो? और उसने बताया, मैं और ज़्यादा काम होते देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, मुझे बताओ कि अभी तुम्हारा जीवन कैसा है? उसने बताया कि उसके पास 3 अलग अलग काम हैं और वो 5 बोर्ड्स और के डायरेक्टर पद पर हैं। मैंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी संभावना हो जो तुम्हें चौंका देगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन ज़्यादा काम होते देखने के लिए है। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि तुम्हें इतने सारे काम क्यों करवाने हैं, और शायद इनमें से कुछ तुम्हें छोड़ देना चाहिए ताकि तुम जिंदगी को थोड़ा जी सको। हमने उम्र में पीछे लौटने की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए वो 6 साल की उम्र में लौटी और मंदी के दौरान अपने माता पिता के साथ बिताए दिनों को याद किया। उसे समझ आया कि 6 साल की उम्र में किया गया वह फैसला कितना गलत था। फिर उसने एक नया फैसला किया कि दुनिया में सफल होने के लिए उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उसने 3 बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक नौकरी छोड़ दी। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा शांत है। सीमित करने वाली उन धारणाओं को छोड़ना जरूरी है कि आपको क्या होना चाहिए या क्या नहीं। कभी कभी हमारे माता पिता द्वारा ये थोपा जाता है कि हमें किस तरह का होना चाहिए। कभी कभी ये अंदरूनी फैसला होता है जिसे आप अपने आप ही लेते हैं। इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा तनाव है। अर्थव्यवस्था जब धीमी पड़ती है तब हमें ये दिखता है। हम इसे रोड रेज में देखते हैं, हम अति आबादी में इसे देखते हैं। 2 साल पहले मैं न्यूयॉर्क गया था।
मैं वहाँ 3 दिनों तक रुका और वहाँ 3 रात बजते हॉर्न तथा एक दूसरे पर चीखते लोगों को देखकर लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। आप टैक्सी में सवार हो जाते हैं लेकिन वो आगे बढ़ती नहीं। आपको सेल्स की मीटिंग के लिए देरी होती रहती है जबकि हर सौदा जरूरी होता है। तीसरे दिन मैं योग की क्लास में गया। अंत में हमने 10 मिनट के लिए ध्यान लगाया। मैं जब बाहर निकला तब भी हॉर्न बज रहे थे लेकिन मेरे लिए वह दूर से सुनाई देती आवाज़ थी। मैं इतना आराम महसूस कर रहा था कि जो चाहा बस ड्राइवर को गले लगा लूं। इसलिए तनाव ये नहीं देता, इस पर हमारी प्रतिक्रिया तनाव देती है। ये सोचना तनाव देता है कि हमें वहाँ समय पर पहुँचना है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। हमें इस तनावपूर्ण सोच को छोड़ने की ज़रूरत है। ब्रायन कैटी की पुस्तक लविंग व्हाट इज़ सच में मददगार साबित होती है। आप उनकी वेबसाइट www.thework.com से वर्कशीट मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही है तो ठहरिए, सांस लीजिए, रुकिए, इसे पढ़िए। उल्टे क्रम में जीना। जीवन कठिन है, इसमें काफ़ी समय लगता है। आपके सारे सप्ताहांत और उसके आखिर में आपको क्या मिलता है? मृत्यु, एक महान पुरस्कार। मुझे लगता है कि जीवन चक्र पीछे की तरफ घूमता है। पहले आपको मरना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। फिर आपको 20 वर्षों तक किसी वृद्ध आश्रम में रहना चाहिए। आप जब जवान होते ही हैं कि आपको लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। आपको सीने की घड़ी मिलती है, आप काम पर जाते हैं। आप 40 वर्षों तक काम करते रहते हैं, जब तक कि रिटायरमेंट का आनंद लेने लायक जवान नहीं रह जाते। आप कॉलेज जाते हैं, आप तब तक पार्टी करते हैं जब तक कि हाई स्कूल के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। आप एक छोटे बच्चे बन जाते हैं, आप खेलते हैं, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप एक छोटे लड़के या लड़की बन जाते हैं, आप गर्भ में लौट जाते हैं, आप अपने आखिरी 9 महीने तैरते हुए बिताते हैं और आप किसी की आंखों में एक चमक के साथ अपना जीवन समाप्त करते हैं। आप अब मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा ही सही। अपने जीवन में थोड़ा विनोद भरिए और आपका तनाव घुलना शुरू हो जाएगा। विशेष नोट, इस बात को समझिए कि चेतावनी कैसे संकेत और रणनीतियाँ आपको समस्या से दूर रखने के लिए है, जो आपके व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके व्यवसाय या कैरियर पर भी लागू होते हैं। सारे मोर्चों पर सतर्क रहिए। मार्क, कई लोग वर्ष 2008 की जबरदस्त मंदी के कारण पूछते हैं। इस पर मेरा मानना है कि उन लोगों ने ना कोई जवाबदेही दिखाई, ना जिम्मेदारी, जो पैसों के कारपोरेट पेड़ के शीर्ष पर बैठकर बस अपने ही हितों को साधने में जुटे थे। इस विषय पर ऐसी 2 फिल्में जो वास्तव में हमारी आंखें खोल देंगी और जिन्हें देखा जाना चाहिए, वो है इनसाइड जॉब और टू बिग टू फेल। मुझे लगता है कि इस आर्थिक उथल पुथल के प्रभाव से कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। आखिरकार लोगों को ये एहसास होने लगा है कि यदि आपका दम कर्ज से घुट रहा है और वह आपके सिर से ऊपर जा चुका है, तो वह आपकी तबाही का रास्ता है। जैसे कि मेरे मित्र पीटर डैनियल्स कहते हैं, हानिकारक कर्ज लोगों को बांध देते हैं और पहले को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जिम्मेदारी लीजिए, अपने आप को वित्तीय रूप से शिक्षित कीजिए, अपनी नकदी के प्रवाह को संभाल के रखिए। नौसिखिए लोगों से गलत सलाह लेकर खराब फैसलों में मत फंसिए। दूसरा रास्ता ढूंढिए। कभी कभी विफलता किसी अजय पर्वत के समान लगती है और आपके पास चढ़ाई शुरू करने के लिए ना तो औजार होते हैं ना साहस। उदाहरण के लिए आपकी कंपनी बंद हो जाती है या अचानक आपकी नौकरी चली जाती है तथा कई महीने बाद भी आप बेरोजगार रहते हैं। फंसे रहना आसान होता है, बड़ा खतरा यह होता है कि भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है और अपने मूल को समझने की समस्या सामने आ जाती है। घर में तनाव बढ़ जाता है, बहस होने लगती है और कोई रास्ता ना दिखने के कारण जीवन बेहद दयनीय हो जाता है। इन समस्याओं को बैंक से आया घर का नीलामी का नोटिस और भी गंभीर बना देता है तथा जीवन पूरी तरह से अन्यायपूर्ण लगने लगता है। यहीं पर असंतोष और क्रोध समाधान आधारित सोच को समाप्त कर सकता है। आप थक चुके होते हैं, सब गलत हो रहा होता है, आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। ऐसी स्थिति में सच तो यही होता है कि आपको दूसरा रास्ता तलाशने की जरूरत होती है। पीछे हटिए, सोचिए, फिर से ध्यान लगाइए और ज़रूरी हो तो दूसरे अवसर के लिए फिर से ट्रेनिंग लीजिए। इस बात को समझिए कि किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, 10 संभव विकल्पों पर गौर कीजिए। यहाँ से शुरुआत करना अच्छा होगा। एक और भी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हमने विफलताओं पर सफलता से विजय पाने
के लिए किया है। समाधानकर्ता, ये तार्किक क्रम में 10 कदमों वाली एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आपकी कठिनाई को स्पष्ट परिभाषित करने से होती है और अंत विजय के उल्लास के साथ होता है। इस कारण ही हम इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि समाधानकर्ता जो कहता है वास्तव में वो होता है। सारे कदम इस अध्याय के आखिर में कार्रवाई के कदम में बताए गए हैं जिन पर आपको काम करना है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण आपको व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराना था जिन्हें कारोबार और दैनिक जीवन के वास्तविक जगत में परखा गया है। गलती करके सीखने के पूरे अभियान पर निकलने की बजाय कृपया स्वयं उन्हें परख लीजिए, नहीं तो अपने पर्वत पर चढ़ने की बजाय आप चक्कर काटते रह जाएंगे। हम सभी पहले इस खेल को खेल चुके हैं, जैसा कि अध्याय 5 में आप सीखेंगे। चीज़ों को कराने के होशियारी भरे तरीके हैं, दूसरे लोगों के अनुभव का लाभ उठाना उनमें से एक है। किसी बड़ी ताकत के आगे समर्पण कर दें। लेस सर्जन के चेहरे के हावभाव सब कुछ कह दे रहे थे। नजरें चुराते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये कैंसर है और इतनी सारी गांठों के पॉजिटिव होने के बाद आगे का इलाज भी मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 साल। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे 33 साल की अच्छी पत्नी फ्रैन को अभी अभी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बायोप्सी के नतीजे ने सच बता दिया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मेरा डगमगाता सेमिनार का बिजनेस अभी बढ़ना ही शुरू हुआ था। हमारे बच्चे 3 एवं 6 साल के थे और हमें आगे बहुत कुछ करना था। अब क्या करें? अगर आप ऐसी परिस्थिति में रह चुके हैं तो आप जानते हैं कि भय बहुत तेजी से आपको अपनी चपेट में ले लेता है। हम क्या करेंगे? कौन मदद करेगा? सच में ऐसा हो रहा है। अगले कुछ महीनों में फ्रैन ने साबित किया कि वह एक चैंपियन है। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया, वैकल्पिक इलाज के बारे में शोध किया, रेडिएशन और कीमोथेरेपी कराती रही, मानसिक राक्षसों से लड़ती रही जो उसकी उम्मीद को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन सब कुछ सहनशीलता की सीमा को पार कर गया। अपने बेडरूम में जब वो झपकी लेने का प्रयास कर रही थी तब उसने बताया कि क्या हुआ। अपने परिवार को छोड़कर जाने की बात सोचते हुए मैं भय से सच में कांप रही थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं पूरे होशो हवास में थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और मदद मांगी कि कम से कम मेरे परिवार पर लंबी व मुश्किल बीमारी का बोझ ना पड़े। 5 मिनट के भीतर मुझ में एक जबरदस्त स्पंदन हुआ, जैसे कोई मुझे एक गर्म सुरक्षित कंबल में लपेट रहा हो, जिसकी शुरुआत पैरों से होते हुए पूरे शरीर तक धीरे 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 बढ़ रही थी। फिर एक अद्भुत शांति मुझ में आई और मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने धीरे से कान में कहा हो, ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अपना जीवन जियो। और मैं जीने लगी। धार्मिक लोग इसे दैवीय हस्तक्षेप कहते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि चमत्कार होते हैं और उस समय खुशकिस्मती से उसका लाभ हमें मिला। ये 25 साल पहले की बात है और हम दोनों ही हर नए दिन के लिए शुक्रगुजार हैं। तैयार रहो। बॉय स्काउट्स का ये लोकप्रिय मूल मंत्र ऐसे हर व्यक्ति को एक बड़ा संदेश देता है जो व्यापारिक, व्यक्तिगत या वित्तीय संकट की कगार पर खड़े हो सकते हैं। यहाँ 2 वास्तविकता हैं। स्पष्टता के लिए चलिए एक एयरलाइन पायलट को लेते हैं। सभी पायलटों को उड़ान भरने से पहले या उड़ान के दौरान मौसम संबंधी चेतावनी मिलती है। अगर आप अक्सर उड़ान भरते हैं तो कई बार आपने पायलट की ओर से दिए जाने वाले संदेश को सुना होगा। बाहर का मौसम खराब होने की वजह से उड़ान के दौरान आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी ट्रे टेबल को बंद कर दें जब तक कि सीट बेल्ट खोलने का संकेत दोबारा बंद नहीं कर दिया जाता है। यात्रियों की तरह ही हमें थोड़ी असुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए। आमतौर पर ये इतना बुरा नहीं होता और कभी कभी हम कोई फ़र्क महसूस नहीं करते क्योंकि पायलट बाद में ये बताता या बताती है कि उसने कुछ उपाय किए थे जिससे विमान तूफानी बादलों से ऊपर उड़ गया या उनके किनारे से निकल गया। यदि कोई बड़ा तूफान सामने से आ रहा था तो आप उस पायलट का शुक्रिया अदा करते हुए इसने खतरे को अपनी तेज सोच से टाल दिया। ऐसी परिस्थितियों पर पायलट नियंत्रण रखता है। क्या आप आसमान में उड़ान भरते उन पायलटों जितना ही तैयार हैं? क्या आप हर हफ्ते रुककर यह देखते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, और इतनी देर ठहर कर पता करते हैं कि घर पर या नौकरी में आगे कहीं तूफानी बादल तो नहीं, ताकि आप जरूरी सुधार को समय रहते कर सकें। अपने व्यापार को, अपनी सुरक्षा को कमजोर करने या अपनी सजगता को कम करने मत दीजिए। तैयार रहिए।
दूसरी सच्चाई यह है कि कभी कभी जीवन में हमें कोई चेतावनी नहीं मिलती, हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। क्या आप कभी किसी विमान पर सवार रहे हैं जो अचानक 30 फीट नीचे आ गया हो, दहशत हो गई हो? क्या विमान के इंजन बंद हो गए हैं? क्या हम नीचे जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते? इसका संदेश यह रहा, अनहोनी की भी उम्मीद कीजिए, इस पर गौर कीजिए कि आप किस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और स्वीकार कीजिए कि क्या वह आपके नियंत्रण से बाहर है। कारोबार में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो उन बातों पर भी दुखी होते रहते हैं जिन्हें वो रोक नहीं सकते। इससे वाटर कूलर के इर्द गिर्द ढेर सारी बातें होती हैं। अपना समय और अपना ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। यदि आप बॉस नहीं हैं और हेड ऑफिस ऐसे बदलाव करता रहता है जो आपको पसंद नहीं, तो या तो इसे सहते रहिए या बेहतर माहौल वाला कोई दूसरा अवसर देखिए। कभी कभी ऐसी शांत करने वाली परिस्थिति पैदा होती है जब लोगों को पुराने नियमों को बदल डालने की प्रेरणा मिलती है। लुआन मिशेल, जिनका उन डब्ल्यू मिशेल से कोई संबंध नहीं जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, एक कमाल की महिला हैं जिन्होंने कई विफलताओं का सामना किया है। 5 बच्चों में सबसे छोटी लुआन का अपने सबसे बड़े भाई या बहन से 19 वर्ष का फासला था। 12 साल की उम्र में लुआन ने अपनी माँ के रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर दिया। बाद में वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली जिम्नास्ट बनी और 20-21 साल की उम्र में सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने के साथ साथ चर्च के आयोजनों में सूप किचन में स्वयं सेवा के तौर पर अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करने लगी। लुआन की मुलाकात एक व्यापारी फ्रेड मिशेल से हुई जो मीट पैकिंग के अपने पारिवारिक कारोबार को चलाते थे। फ्रेड उनसे 14 साल बड़े थे, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। फ्रेड अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाने के सपने देख रहे थे, लेकिन शादी से ठीक पहले फ्रेड को सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी का पता चला, जिससे अक्सर कम उम्र में ही वयस्कों की मौत हो जाती है। ये खबर तबाही मचाने वाली थी और इससे भी बड़ी मायूसी इस बात से हुई कि शायद वे कभी संतान पैदा नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही फ्रेड का अपने बिजनेस का सीईओ बने रहना भी कुछ दिनों की ही बात थी। फ्रेड के परिवार में इसने एक तूफान खड़ा कर दिया। यदि फ्रेड की मृत्यु हुई तो क्या होगा? क्या बाहर से आई अनुभवहीन लुआन कंपनी चला पाएगी? विवाह से पहले लुआन ने एक अनुबंध पर दस्तखत किए थे, जिसके कारण कारोबार से उसका रिश्ता टूट गया था। वैवाहिक जीवन की यह कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी। उनका हनीमून अस्पताल में बीता। फ्रेड की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। उम्मीद की एक किरण तब दिखी जब लुआन 9 पाउंड के एक सेहतमंद लड़के की मां बनी और बाद में उनके 2 बच्चे और भी हुए। वे हर दिन देखभाल की जिम्मेदारी संभालने लगी और उस थेरेपी को अच्छी तरह सीख लिया, जिसकी सहायता से दिन में 3 या 4 बार फ्रेड के फेफड़ों को साफ किया जाता था। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटकर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तब उन्हें अपने दाएं कंधे पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। यह खून था। उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि फ्रेड के नाक से खून बह रहा था। अस्पताल में वहाँ की स्टाफ ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह अब बच नहीं पाएंगे। और फ्रेड ने कहा, या यूं कहे कि घुरघुरा कर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कई सारे काम करने हैं। उनके संकल्प ने लुआन का जीवन बदल दिया। एक चमत्कार ही हुआ कि फ्रेड के हृदय और फेफड़ों का दोबारा प्रत्यारोपण हुआ। उसने अपने स्वस्थ हृदय को 52 साल की एक महिला को ये कहते हुए दे दिया कि लुआन दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिसने सच में अपने दिल को किसी दूसरी महिला को देने की इजाज़त दी। इस विनोदी स्वभाव और इच्छा शक्ति ने फ्रेड व लुआन को बेहद कठिन लड़ाई में जीत दिलाई। इन सब के बीच परिवार में व्यवसाय पर नियंत्रण की एक और लड़ाई चल रही थी। उसने एक बदसूरत कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया जो 2 वर्षों तक चली। पहले साल के अंत में फ्रेड भले ही अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन वो कंगाल हो चुके थे और उनके पास नौकरी भी नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ अपने वैन में एक शहर से दूसरे शहर तक इस उम्मीद में चलते गए कि कहीं कोई काम मिल जाए। आखिर में कानूनी समझौते के बाद फ्रेड को आधी कंपनी मिली और उन्होंने तुरंत ही लुआन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। फ्रेड ने फिर से उसे खड़ा करने का निश्चय कर लिया था और तब एक और झटका बिना किसी चेतावनी के आ पहुंचा, जब बैंक ने अपना 3.30 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया। यहाँ 1 मिनट के लिए रुकिए। इस परिस्थिति में आप क्या करते? फ्रेड की सेहत अब भी एक गंभीर समस्या थी और लुआन के पास व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं था और भेड़िए अब अपना हिस्सा नोचने के लिए दरवाजे पर खड़े थे।
जो कुछ हुआ वो लुवान के शब्दों में कुछ इस प्रकार था। हम दर दर की ठोकरें खाते गए और हर उस संभावित निवेशक को अपना हाल सुनाया जो हम पर यकीन कर सकता था। एक दिन बैंकर आया और उसने ताले में चाबी घुमाकर कंपनी को बंद कर दिया। उन्होंने अपनी वित्तीय बंदूक हम पर और हमारे मेहनतकश कर्मचारियों पर तान दी थी। खैर, उन्हें अपनी चाबी तुरंत वापस निकालनी पड़ी क्योंकि उन्हें चकित करते हुए हमने उनके सामने 3.30 करोड़ डॉलर का चेक रख दिया। फ्रेड को अर्नेस्ट और यंग की ओर से कैपुलेट करने वाले उद्यमी का उस वर्ष का खिताब मिला। हम अवार्ड लेने जाने की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी सेहत की जांच के लिए चला गया और उसकी मौत हो गई। अचानक ही वो मर गया। मैंने अपना मुक्का दीवार पर दे मारा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे दोनों आंखों के बीच में पूरी ताकत से मारा है। अब क्या करें? क्या आप यहाँ हार मान लेते और घुटने टेक देते? योद्धा कभी हार नहीं मानते, चाहे कुछ हो जाए। इसने लुवान में सफल होने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। कारण और कुछ नहीं तो यही था कि फ्रेड ने कंपनी को लेकर जो सपना देखा था उसे सच कर दिखाया जाए। और दूसरी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 3 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ लुवान को शेयरधारकों का सामना करना था, जो किसी भी हाल में उसे व्यवसाय के पास फटकते देखना नहीं चाहते थे। समझें, फ्रेड की अंतिम विदाई के दिन सुबह के समय उन्होंने जानबूझकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई। लुआन, जो अभी 30वें साल में ही थी और ज़्यादातर शेयर उसके पास थे, ने जो कहा वो इस प्रकार था। अगर आप इस मीटिंग को करेंगे तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आऊँगी और अंत्येष्टि के बाद आपको सभी को यह बताना होगा कि मैं आपको इतनी डरावनी क्यों लगती हूँ, क्यों मुझे अपने बाल संवारने और अपने बच्चों को उनके पिता की अंत्येष्टि के लिए अच्छे कपड़े पहनाने का समय नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्खों ने बोर्ड की मीटिंग बुला ली। मीटिंग रद्द कर दी गई। शेयरधारकों की ओर से दबाव बनाया गया। कहा गया, तुम्हारी जैसी पिद्दी सी महिला बुचड़खाने के साथ साथ एक मीट पैकिंग कंपनी के बारे में जानती ही क्या है। लेकिन लुआन डटी रही। उसने सारे कर्मचारियों का समर्थन हासिल किया और सब होकर काम में लग गए। लुआन ने संयंत्र में 4.5 करोड़ डॉलर लगाकर उसका विस्तार किया और जापान तथा एशिया के तटीय देशों में नए बाजार की संभावना पैदा की। कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई और दिवालियेपन से निकलते हुए कंपनी ने हल्के फुल्के मुनाफे की दिशा में कदम बढ़ाया और 2.5 साल के भीतर 50 करोड़ डॉलर का राजस्व कमा लिया। आज लुआन मिशेल को दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक माना जाता है। उसे प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा आज के चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक माहौल में वैश्विक दबावों की काफ़ी गहरी समझ है। अपनी कारोबारी क्षमता के लिए उन्होंने कई तरह के पुरस्कार जीते हैं, जिनसे प्रॉफिट और चैटेलिन पत्रिकाओं की ओर से कनाडा की वर्ष की नंबर 1 महिला उद्यमी का खिताब लगातार 3 साल तक जीतना भी शामिल है। वर्ष 2005 में अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा था। वो एक बेहद लोकप्रिय लेखिका भी हैं। अब दुनिया भर में उद्यमिता तथा वापसी करने की क्षमता जैसे विषयों पर संबोधन के लिए लुबान की भारी मांग की जा रही है। उनकी छवि युवावस्था के दिनों में सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली लड़की से एकदम अलग बन चुकी है। उन्होंने हमें कुछ और भी सिखाया, जो इस प्रकार है। अपनी उम्र को अपनी फांस मत बनने दीजिए। सीखिए, जीवन में इमरजेंसी ब्रेक के साथ आगे मत बढ़िए। आप जिस पर यकीन करते हैं उस पर टिके रहिए, नहीं तो आप किसी भी अवसर को देखकर लड़खड़ा जाएंगे। इन सब से कहीं ज़्यादा अपने ऊपर और सफल होने के लिए अपनी अविश्वसनीय क्षमता पर भरोसा कीजिए। यदि आप इस कहानी को पढ़कर प्रभावित नहीं हुए तो हम हो गए हैं। पूरी पुस्तक में इस तरह के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को आपको स्वीकार करना होगा, ताकि आप ऐसे रणनीतियाँ बना सके जो जीवन में आपके सफ़र को आसान बनाएंगे। याद रखिए, अच्छी तरह लागू किया गया एक उपाय आपकी जानकारी और सफलता की गति को काफ़ी तेज कर सकता है। इसलिए देर मत कीजिए, अवसर को हाथों हाथ लीजिए और नकारात्मक बातें सुनकर पीछे मत हटिए। अंतर्ज्ञान, आप सीख चुके हैं कि विफलताओं से उबरना एक सतत प्रक्रिया होती है। आप इस वास्तविकता से शायद तभी बच सकते हैं जब आप सन्यासी बन जाएं, लेकिन उसमें भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जीवन खुलकर जीने का नाम है, गुफा में लौटने का नहीं। हालांकि सच यही है कि इनमें से कुछ बाधाएं आपको भयभीत कर देती हैं। जब आपको लगता है कि सब कुछ बेकाबू हो गया है, इसे दोहराया जाना चाहिए। वे बस छिटपुट घटनाएं हैं। आपका पूरा जीवन ऐसा नहीं है। उथल पुथल जब थम जाए तब उस अनुभव से मिले सबक पर गौर कीजिए। वे ऐसे महत्वपूर्ण पल होते हैं जो आपके चरित्र को सशक्त बनाते हैं और आपके भीतर की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। और उन सभी से कहीं अधिक
ये समझिए कि जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण होता है वह है आपका रवैया। इस पर हर दिन विचार कीजिए। चैंपियन वाली सोच पैदा करने के लिए जो कुछ संभव है कीजिए। अध्याय 6 में आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ढेर सारी रणनीतियाँ मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि आप बेहतरीन रिश्ते कैसे बनाएं और अपने आसपास सहयोग का एक अभेद किला कैसे खड़ा करें। जब आपके पीछे संख्या बल की ताकत होगी तो झटकों से निपटना और उन पर विजय पाना आसान हो जाता है। पढ़ते जाइए। आलोचना से मत घबराइए। याद रखिए कुछ लोग सफलता का स्वाद तभी चखते हैं जब वे आपकी आलोचना करते हैं। कार्रवाई के कदम 10 सर्वोत्तम विकल्प। चाहे आपकी चुनौती कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अपने 10 सर्वोत्तम विकल्पों की एक सूची नीचे बनाइए। पहले कुछ विकल्प भले ही ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप चाहते हो, फिर भी उन्हें लिख लीजिए। रचनात्मक बनिए, हट कर सोचिए। समय से अगर ऐसा हो तो जैसे कुछ प्रश्न कीजिए। अप्रत्याशित घटना की संभावना रखिए। अक्सर कोई सर्वोत्तम विकल्प आपको बाद में मिले अंतर्ज्ञान से प्राप्त होगा। अपनी सूची की समीक्षा के पहले सभी 10 को पूरा कीजिए। अब उस एक को चुनिए जो सबसे फिट बैठता है। अपनी कार्य योजना बनाने की शुरुआत कीजिए। समाधानकर्ता। आपको जब कोई बड़ा झटका लगा हो तो नीचे दिए समाधानकर्ता के उपयोग से उसका हल निकालिए। ये 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो आपको कदम दर कदम उस नतीजे तक ले जाएगी जो आप चाहते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए पूरी लिखित प्रक्रिया को पढ़ना जरूरी है। इसका उपयोग बार बार करें। आप जब ऐसा करेंगे तब निर्णय लेने की आपकी क्षमता में आश्चर्यजनक सुधार होगा। पहला, मेरी चुनौती क्या है? अपनी परिस्थिति की सटीक परिभाषा तय करें। स्पष्ट, संक्षिप्त और विशिष्ट होना मत भूलिए। दूसरा, समस्या का सामना कीजिए और उससे निपटिए। अपने भय से बाहर निकलने के लिए निर्णय लेना एक बड़ा कदम होता है। अपनी अच्छी सेहत और मन की शांति के लिए अभी निर्णय लें। तीसरा, मैं कैसे परिणाम चाहता हूँ? एक बार फिर इच्छित परिणाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समापन की कल्पना करें और जब आपने इस विशेष झटके से निपट लिया है तब बड़े फायदों की व्याख्या करें। चौथा, एक शब्द में बताएं कि जब आप इस झटके से सफलतापूर्वक ऊपर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। पांचवा, मुझे कैसी सूचना चाहिए जिससे मदद मिलेगी? अनुबंधों या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पढ़कर समीक्षा करें और सीखें। छठा, मैं खुद क्या कर सकता हूँ? उन विशेष कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अच्छी तरह कर सकते हैं। सातवां, मेरी मदद और कौन कर सकता है? किसी दूसरे की दक्षता पर विचार कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो तो है, लेकिन उसे करने का ना तो आपके पास कौशल है ना अनुभव। आठवां, अब कार्रवाई के किन विशेष कदमों को मैं उठाने जा रहा हूँ? यदि आपका गेम प्लान है, समापन के लिए हर कदम पर विचार कीजिए। नौवां, मैं कब शुरुआत करूँगा? तारीख लिखिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यावहारिक समय सीमा क्या होगी? तारीख लिखिए। शुरू हो जाइए। याद रखिए डर के उस पार मन की शांति है। 10वां, अपने परिणामों की समीक्षा कीजिए और जश्न मनाइए। इसी के साथ द पावर ऑफ फोकस का ये 4th लेसन समाप्त होता है। आपको ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।